आपने बहुत शिकायतें सुनी होगी। लोग पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस पैसे लेती है, गलत लोगों को दूसरे केसेस में फंसाती है, या ठीक से जो है केसेस का तफ्तीश नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करती है और पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि कोई कातिल, कोई मुजरिम पुलिस पर इल्जाम लगाए और खुद अपना केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के अलावा सीबीआई का डिमांड करे कि वह सीबीआई उसके केस का इन्वेस्टिगेशन करे, वह बेकसूर है और पुलिस ने उसको गलत केस में फंसाया। बाकायदा वह इस चीज़ को लेकर के स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर भी लिखता है और उसके बाद वह उस स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन उस स्टेट गवर्नमेंट को आदेश भी देता है कि उस मुस्लिम को 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक शख्स, जिसमें एक मुजरिम ऐसे ही शातिर दिमाग का खेल खेलता, पुलिस के साथ खेलता है और उसके बाद फिर वह पुलिस ही नहीं बल्कि सीबीआई को भी 5 सालों से ज़्यादा अपने उस जाल में, अपने उस केस में इन्वेस्टिगेशन में फंसा करके रखता है, यानी गुमराह करता है। दरअसल आज की कहानी जो है वह 2010 की है। 2010 में पायल नाम की एक लड़की थी। पायल जो थी वह असम से थी। शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज। जब बड़ी हुई तो वह बेंगलोर आ गई, बेंगलोर में पढ़ने लगी और फिर वहीं पर उसका जो है जॉब लग गया। और वहीं पर जो एक अनंत मिश्रा करके था, वह भी वहीं पर बेंगलोर में ही जॉब करता था। अनंत जो है बेसिकली उड़ीसा से था, पायल जो है बेसिकली असम से थी। वहाँ रहते रहते दोनों में मुलाकात होती है, जान पहचान बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उन लोगों में प्यार हो जाता है और फिर दोनों जो है शादी करने का प्लानिंग करते हैं। जब दोनों अपने अपने घरों में बताते हैं तो घर वाले राजी नहीं होते हैं इस रिश्ते के लिए। दरअसल अनंत जो था, उसके पिता जो है पुलिस में बड़े ऑफिसर थे और जो पायल थी वह बिजनेस फैमिली से थी। उसके परिवार में जो है अच्छा खासा बिजनेस उनके पिता का था, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। पैसा कौड़ी का सब चीज़ अच्छा था, दोनों परिवार भी ठीक थे। लेकिन इस रिश्ते से दोनों परिवार खुश नहीं थे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पायल और अनंत। इसलिए 2010 के फरवरी मार्च में लोग लव मैरिज शादी कर लेते हैं। शुरू में तो अनंत के घर वाले जो है पायल से वो अपनाते नहीं है। लेकिन जब पायल एक दफ़ा बेंगलोर से अपने घर उड़ीसा आती है तो जब उसके घर वाले, अनंत के घर वाले माता पिता जब उस पायल से मिलते हैं, उसका व्यवहार और सारा चीज़ देखते हैं, तो फिर वे लोग भी उसको अपना लेते हैं। कुछ महीने रहने के बाद फिर जो है पायल बेंगलोर में जॉब कर रही थी। बेंगलोर से छुट्टी में वो अपने शादी के बाद उड़ीसा आई थी। वापस वो बेंगलोर जाती है और वहाँ पर अपना जॉब जो है ज्वाइन करती है। अनंत जो है वह बिजनेस में, जिम के बिजनेस में हाथ आजमाने की कोशिश करता है और वह बेंगलोर में ही एक जिम अच्छा खासा खोलता है। जब वो वहाँ रहता था तो अनंत खुद ही उस जिम को देखा करता था। लेकिन जब अनंत बेंगलोर नहीं रहता था तो उसकी पत्नी जो है पायल, वही और जिम का सारा देखरेख करती थी। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा था और जिम में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आया करते थे। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ ठीक चल रहा था। शादी के बाद भी मायके वाले, ससुराल वाले सभी राजी हो गए थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। तभी जो है अनंत तभी जो है 17 दिसंबर 2010 का दिन आता है। अनंत जो है अपनी पत्नी पायल को फ़ोन करता है और पायल को जब वह फ़ोन करता है, काफ़ी दफ़ा तो पायल फ़ोन उठाती नहीं है। शाम का वक्त था, काफ़ी दफ़ा फ़ोन करने के बावजूद भी जब पायल ने फ़ोन नहीं उठाया तब वह उसके लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है। जो लैंडलॉर्ड उसके रूम पर, उसके कमरे में जा कर के देखता है तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर जो है वह एक अपने पास एक्स्ट्रा चाबी रखे रहता है। हर लैंडलॉर्ड के पास अपने रूम का एक चाबी रहता है। तो फिर वह चाबी लेकर के आता है और फिर उसे मास्टर की से उस दरवाजे को खोलता है और जब खोलता है तो देखता है कि अंदर में पायल का डेड बॉडी पड़ा हुआ, चारों तरफ से खून लहूलुहान है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और खुद लैंडलॉर्ड जो है वो अनंत को यह बात बताता है। अनंत उस समय उड़ीसा में था। अनंत और उसके घर वाले जो है उड़ीसा से बेंगलोर के लिए निकलते हैं और जेपी नगर पुलिस स्टेशन में यह वाकया हुआ था। उसी थाना के अंतर्गत जो है अनंत
और उसकी पत्नी पायल रहा करते थे। पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर और जब शव को देखती है तो गले पर जो है रस्सी से या कुछ ऐसा दम घोटने का मार्क था, कुछ रस्सी या कुछ उसके सहारे से गला को दबाया गया और शरीर पर भी कई जख्म के निशान थे। खैर पुलिस जो है उस डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मौका वारदात पर जो भी डीएनए सैंपल, फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, उस सारे सबूत को पुलिस उठाती है और फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। इधर जब अनंत बेंगलोर पहुंचता है तो सबसे पहले शक जो है पुलिस का अनंत पर ही जाता है, क्योंकि वह उसका पति था और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पति ही अपने पत्नी का कत्ल करते हैं या करवाते हैं। तो सबसे पहला जो शक था पुलिस का उसके पति पर जाता है और जब पति अनंत सारा अपना सबूत दिखाता है कि वह उड़ीसा में था और बाकायदा उसके लिए वह सारा चीज़ पुलिस को दिखा देता है, उसका सबूत दे देता है कि वह किस तरह से उसका उपस्थिति जो था वह बेंगलोर में नहीं था बल्कि कटक उड़ीसा में था। उसके बाद पुलिस जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ अनंत सही में दरअसल में उड़ीसा कटक में ही था, क्योंकि वह सारा सबूत और गवाह भी पुलिस के सामने उपस्थित कर देता है तो कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस अनंत को ही बैठा करके पूछती कि आखिर आप ही बताइए कि ऐसा किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई झगड़ा झंझट जिसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तब अनंत बताता है कि काफ़ी समय पहले उसके जिम में एक इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम था जॉन्स को अनंत की पत्नी पायल ने ही उसको जिम से नौकरी से हटाया था। दरअसल बहुत सारे जो कस्टमर उसके जिम में आया करते थे उन लोगों का शिकायत था कि वह फीमेल लोगों से ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो उसका कंप्लेन आने के बाद जो है पायल ने उसको जॉब से हटा दिया था और उसके बाद से ही वह पायल के ऊपर वह खफा था। जब पुलिस उस जेम्स का नाम पुलिस जब अनंत पुलिस को वो उस जेम्स का नाम बताता है तो पुलिस उसका फ़ोन नंबर लेती है, फिर उसका सारा CDR लोकेशन जब चेक करती है तो पता चलता है कि जेम्स उस 17 दिसंबर 2010 को उसका जो फ़ोन का लोकेशन है, जो CDR है, वह अनंत की पत्नी पायल के घर के ही पास उस दिन सारा बता रहा था। पुलिस जो है उसके बाद उस जेम्स का एड्रेस पता लगाती है और दरअसल वह बेंगलोर में जब उस जिम का जब जॉब से उसको हटाया गया था तो वह हैदराबाद चल गया था और वहीं पर जॉब कर रहा था। पुलिस उसको हैदराबाद से उठाती है और वापस जो है बेंगलोर लेकर के आती है और जब तफ्तीश से पूछताछ करती है तो जेम्स भी जो है अपने गुनाह को कबूल कर लेता। वह बताता है कि जॉब में उसकी अनंत की पत्नी पायल ने ही उसको हटाया था, जिसके कारण वह काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा था। इसलिए वह जब बेंगलोर में उसको कहीं जॉब मिला नहीं तो वह हैदराबाद चल गया। हैदराबाद में जब कुछ दिन जॉब करने लगा उसके बाद फिर वह 17 दिसंबर 2010 को आता है और अनंत की पत्नी पायल का जो है उसी के घर में कत्ल करके निकल जाता है। तो यहाँ तक एकदम सीधा सीधी केस था कि जो कातिल था वह खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने पायल ने उसको जॉब से हटा दिया था, इसके लिए वह गुस्सा था और इसी के कारण उसने कत्ल किया। लेकिन यहीं से दरअसल कहानी शुरू होती है। अब जब जेम्स को पुलिस सारे सबूत और सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद जब वह खुद इकबालिया बयान जो है अपना कत्ल का गुनाह जो कबूल करता तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। लेकिन जब जेम्स जेल में जाता है उसके कुछ समय के बाद वह लेटर लिखता है पायल के फैमिली को और उसमें यह बताता है कि उसने पायल का कत्ल नहीं किया बल्कि असली कातिल जो है पायल का पति अनंत है। मुझे पुलिस से इतना दबाव था, इतना प्रेशर था जिसके कारण मैंने झूठा जो कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो अपने ऊपर मैंने ले लिया। जब यह पायल के घर वालों को पता चलता है तो वे लोग का भी माथा ठनकता है। वे लोग कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर जो है इस केस में CBI इन्वेस्टिगेशन का मांग करते हैं, क्योंकि पुलिस पर उन लोगों को विश्वास नहीं रहता है। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट भी जब पायल के घर वाले इस रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जो मुजरिम रहता है वह भी CBI केस का डिमांड करता है और इसलिए जब मुजरिम और जब घर वाले जो मकतूल रहता है उसके घर वाले जब CBI इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करते हैं तो कर्नाटका हाई कोर्ट कबूल कर लेता है। CBI जो है इस केस का 5 सालों तक इन्वेस्टिगेशन करती है और जब से CBI इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है उस समय से एक इंस्पेक्टर उमेश थे जो CBI को केस हैंडओवर करने का पहले खुद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करे तो IQ ऑफिसर वही थे, उसके पहले वही इन्वेस्टिगेशन करे थे। उसके बाद से उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता, लगभग 5 सालों तक वह सस्पेंड रहते हैं।
उनके ऊपर भी इल्ज़ाम रहता है कि उन्होंने पैसा खा करके, पैसा ले करके अनंत का फैमिली से अनंत को बचाया है और जिम इंस्ट्रक्टर जॉन्स को इस केस में फंसाया है। तो सीबीआई को जब यह केस मिलता है उसके बाद जो है उस इंस्पेक्टर उमेश को बैठा दिया जाता है जॉब से और लगभग 5 सालों तक पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते रहती है। दूसरी तरफ जो है इस बीच जेम्स जो है वह उड़ीसा ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखता है कि उसके जो मौलिक राइट्स हैं उसका हनन हुआ है, और जब ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर पहुंचता है तो वे लोग भी उसके बाद से राजी हो जाते हैं और फिर जो है कर्नाटका गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन जेम्स को देने का ऑर्डर देते हैं और बाकायदा जो कर्नाटका गवर्नमेंट जेम्स को 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देती है। यह केस चलते रहता है और उसके बाद फिर जो है नवंबर 2019 आ जाता है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें कुछ भी खास नहीं। जो पुलिस ने शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेशन किया था, जो फॉरेंसिक की टीम को जो फिंगरप्रिंट्स, जो डीएनए सैंपल मिला था, जो गवाह मिला था उस फ्लैट का गार्ड जिसने जेम्स को पहचाना था पुलिस के सामने, बाकायदा उसने जो है कोर्ट में भी गवाही दिया था, उन सारे सबूतों को ही आधार मान करके कर्नाटका हाई कोर्ट में सीबीआई जो है उस केस को प्रस्तुत करती है और हाई कोर्ट ने भी जेम्स को ही इस पायल का कत्ल का दोषी मानती है और उसको जो है उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन अंत में जेम्स को ही हाई कोर्ट जो है उस केस में दोषी मानता और उसको उम्र कैद का सजा सुनाता है। लेकिन एक कातिल इतना चालाक था कि वह 9 सालों तक ना केवल पुलिस बल्कि सीबीआई और ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी घुमाता रहा, और पुलिस, सीबीआई और ह्यूमन राइट्स कमीशन तीनों घूमते रहे। लेकिन अंत में जो है कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि कातिल वही था, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह जो है उसके अगेंस्ट ही थे। इस तरह आज की कहानी यही थी जिसमें एक कातिल जो है खुद सीबीआई केस का डिमांड करता है, लेकिन अंत में जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।